कौन से स्टेट्स थे जो आपने टारगेट किए अदर देन एमपी? मेरा था कि जो सिलेबस है मध्य प्रदेश का, उससे अगर आसपास कोई भी ऐसा स्टेट है जो मैं कवर कर पाऊँ, आई वाज वेरी क्लियर विद वन थिंग कि मुझे सारे स्टेट नहीं देना, कि हरियाणा का आ रहा है तो वहाँ चली जाऊँ। How difficult was it to juggle NLU में LLM with judiciary का prep? 19 I did give LLM exam. I did get through NLIU Bhopal. But since my priority was judiciary, करना judiciary था, so I skipped that. कि करना यही है. Good evening everyone. Welcome to Judiciary Gold. So today we have a very special guest with us. ये मेरी कॉलेज में मेरी जूनियर थी प्राची गुणवान एंड इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड पर्सन जिसने एमपीसीजे के लिए पढ़ा हो आपको नहीं मिलेगा. मैं बता रही हूँ नहीं मिलेगा. शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग राइट आफ्टर शी ग्रेजुएटेड एंड उसके बाद से ही तैयारी कर रही थी. उसके बाद पहली बार में ही इंटरव्यू तक पहुंच गए और पहली बार में जब किसी का बच्चा इंटरव्यू तक जाता है तो माँ बाप की आंखें ऐसी चमकती है ना कि ये तो अब जज ही बनेगा, इसे तो हम जज ही बनाएंगे. और फिर उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल तक कुछ नहीं. और फिर उसके बाद अब जब फाइनली कोविड खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फाइनली शी हैज मेड इट. सो आई वेलकम प्राची. प्राची के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ. सो कॉलेज में शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिलीजेंट पर्सन. मुझे पर्सनली नहीं लगा था शी वुड ऑप्ट फॉर जुडिशरी, क्योंकि कुछ तेज बच्चे नहीं होते जिनको देख के आपको लगता है कि ये तो कॉर्पोरेट वाला बच्चा है. तो सिमिलरली मुझे भी नहीं लगा था कि जुडिशरी के लिए बैठेगी. और कॉलेज के बाद फर्स्ट टाइम आई सॉ हर एट राहुल जाइस. वहां पे मैंने देखा था इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी. और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम जुडिशरी गोल्ड में, जब सेकेंड टाइम जुडिशरी गोल्ड में इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी. हाउ वाज द जर्नी एंड व्हाई जुडिशरी? आई थिंक अभी जस्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और इस थर्ड अटेम्प्ट में इतना कुछ सीखा है ना कि जुडिशरी क्यों करना था. मतलब मुझे एक चीज ये लगती है कि मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था इन द वेरी स्टार्ट. और मैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी. सब कहते हैं ना कोई भी स्टार्टिंग से, आप लोग को भी बचपन से नहीं पता होगा कि अच्छा लॉ में जाना है. इट वॉज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर मी. धीरे धीरे लोगों से मिली, बातें करी और फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप भी बहुत सारी करी थी. तो इंटर्नशिप से भी मुझे ये पता चला कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. इट्स अ प्रोसेस, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है. मोर सो वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम ना, मुझे जेन्युइनली लगता है जुडिशरी इज एन एडिक्शन. एक बार कर लो ना तो आपको ऐसा लगता है अच्छा बस और. अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है ना तो आपको लगता है अच्छा चलो प्रीलिम्स हो गया, मेंस में अटक जाओ तो फिर ऐसा लगता है नहीं 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 एक बार फिर से देते हैं. तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू मेंस और मैं इंटरव्यू देकर आई. ये मेरे लिए अच्छी बात भी थी, बुरी भी थी. वहीं से चस्का लग गया. हाँ, बुरी इसीलिए थी कि अब ऐसा लगा कि अब तो देना है, इंटरव्यू तक चले गए तो देना ही देना है. तो उसके बाद मैम दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. या इट स्टार्टेड. तो कॉर्पोरेट कभी सोचा भी नहीं था क्या? मैम एक्चुअली आई डिड डू माय इंटर्नशिप्स. मैंने दिल्ली में भी कुछ इंटर्नशिप्स करी थी फर्म्स में और वहां जाके मुझे पता चला कि आई डिडंट लाइक द कल्चर देयर. और स्पेशली कि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, आपको डेस्क पे बैठ के काम करना पड़ता है. तो मुझे समझ में आ गया कि दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी. मुझे ऐसा काम नहीं करना है. मुझे थोड़ा ऐसा करना है, स्पेशली ऐसा कुछ जहाँ पे थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड हो. स्पेशली आप देखोगे जब आप क्रिमिनल पढ़ते होगे, सीआरपीसी पढ़ते होगे, आईपीसी पढ़ते होगे, मजा आती होगी ना बहुत ज्यादा. वहीं कंपनी टैक्स मेरे को समझ ही नहीं आता था चल क्या रहा है. तो वो मुझे समझ में आ गया कि वहां तो इंटरेस्ट नहीं है. फिर एडवोकेसी की बात आई तो आई डिड डू एडवोकेसी में भी. वो होता है ना जहाँ मूटिंग वगैरह में तो यू वर ऑलवेज इंटरेस्टेड. तो मूटिंग वगैरह में अगर आपका ऐसी इंटरेस्ट आता है ना तो एक और इंक्लिनेशन होता है कि ये शायद एडवोकेट भी बन सकती है. And I was good. I loved mooting for that matter. मुझे बहुत पसंद आता था. मूटिंग करना अच्छा था और एनएलयूज का कल्चर भी अच्छा होता है तो काफी ज्यादा. लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स थे वो लोग भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे. स्पेशली जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जो स्पेशली इसी वे में है, उनसे जितनी बातें करो ना आपको अपना इंटरेस्ट और पता चलता है. यू फाइंड अ वे आउट कि अच्छा मुझे भी ये करना है या नहीं करना है. क्योंकि ना इतने सारे लोग इतनी चीजें बातें बोलेंगे ना आपको तो आप विल गेट कंफ्यूज्ड ऐसे करके. बट आई थिंक जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से इज टू स्टे विद सच काइंड ऑफ पीपल जो आपको आगे एक्सप्लोर करे और बताएंगे क्या करना है या करना है. एग्जैक्टली. अच्छे लोगों की कंपनी तो हमेशा फायदा ही करती है. और एग्जाम के पहले जुडिशरी गोल्ड में हम लोगों ने काफी बार बच्चों को ये कहा है कि अब ना थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करो उन लोगों से जो बार बार फोन करके रोते हैं, अरे यार ये नहीं हो रहा, अरे यार वो नहीं हो रहा.
क्योंकि आप एग्जाम से पहले फिर आपका भी मेंटालिटी वैसा ही हो जाता है, फिर आप भी वैसे ही सोचने लगते हो। लेकिन जो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो एनकरेज करते हैं, वो उस टाइम भी पुश कर रहे होते हैं कि कोई नहीं, अभी नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अभी है टाइम, थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और कर ले, थोड़ा हो जाएगा, कर ले। उस तरह के लोगों से आप जितना ज्यादा कनेक्टेड रहते हो, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट इन ऑल ऑफ दिस? तो आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली, मदर फादर दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, और वो हमेशा, मतलब फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया था क्योंकि मेरे को 3-4 साल हो गए थे, सो माय सिस्टर ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप शादी का थोड़ा देख लो, ऐसे ऐसे, तो सबके साथ ही होता है ना लड़कियां। मेरे पापा को मैं कंप्लेन करती थी कि पापा मेरी दीदी ऐसे बात कर रही है, तो मेरे पापा बोलते थे मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तू पढ़ाई कर। तो ऐसा है, तो वो एक मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जब आप बन जाओ ना, आपको नहीं समझ में आता कितनी बड़ी बात हुई है। मम्मी पापा के पास उनके फोन ही नहीं रुकेंगे, उनके पास कंटिन्यूसली कॉल आते रहेंगे, और वो अभी भी इतना प्राउड फील करते हैं ना, मतलब जो रिलीफ हमें लगता है ना, उनसे 10 गुना ज्यादा उनको रिलीफ लगता है। तो जस्ट वो सोच के ना और ज्यादा पढ़ो, पता है, और वो रिलीफ बहुत, आई थिंक बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपके लिए तो ऐसा है कि आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, तो यू आर हैप्पी कि अब आप करियर वाइज सेटल हो गए हो। पेरेंट्स का ऐसा है कि बेटी जज बनी है, करियर शुरू नहीं हुआ है, बेटी जज बनी है, तो उनका लेवल तो अलग ही होता है। तुम्हारा रिजल्ट जब आया था, कैसे पता चला, घर वालों को कैसे बताया? सो मैं एलएलएम कर रही थी, मैं नालसार हैदराबाद से एलएलएम कर रही थी, तो तब 18 फेब था, याद होगा, महाशिवरात्रि वाला दिन था वो। मैं व्रत वगैरह मैंने कभी नहीं रखा, लेकिन उस दिन मैंने रखा था। उस दिन मैं मंदिर भी गई थी और मैंने अभिषेक भी किया था। तो मैंने कहा कि क्या पता रिजल्ट, क्योंकि सुनने में आ रहा था शायद रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। फिर हुआ क्या कि मैं बार बार रिफ्रेश कर रही थी कि आ रहा है, एकदम से आया। मैंने पीडीएफ खोला और मैंने अपना नाम सर्च किया, सिर्फ नाम सर्च किया, सरनेम तो करा ही नहीं, प्राची नाम से किया। फिर एकदम से देखा, मैंने सीधे, क्योंकि फोन पे करना है ना, तो सीधे कॉल किया पापा को, एंड लकीली आई हैव अ रिकॉर्डर आल्सो इन माय फोन। मैंने किया, मैंने कहा आई शाउटेड, मैंने कहा पापा मैं जज बन गई, जज बन गई। एंड पापा वाज लाइक क्या उनको समझ ही नहीं आया, बार बार वापस से बोलना पड़ा कि जज बन गई। तो एक्चुअली वो मोमेंट है ना, आई थिंक जो भी बनेगा ना, सब वो ऑब्जर्व करेंगे, हंसी और रोना। आई डोंट नो किसी ने करा है कभी हंसी रोना साथ में, वो तब हुआ। पापा भी हंसी और रो साथ में रहते, और मैं भी वो हंस रही थी, रो रही थी, साथ में कर रही थी। एंड ही वाज ऑन टॉप ऑफ, और वो ये बोलते हैं कि मेरा स्ट्रगल नहीं, उनका स्ट्रगल फुलफिल हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब वो अर्न करके, और ही वाज आल्सो द फर्स्ट जनरेशन पर्सन जिन्होंने आगे जाके पढ़ा, तो आई थिंक उनका सपना पूरा हुआ है। मेरा तो सेकेंडरी है, पर उनका हुआ है। हाँ, और आई थिंक यहाँ पे भी जितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चों की जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, शायद वो पेरेंट्स से ही आती है। जब आप अपने पेरेंट्स को 3 चीजें आपके लिए करते हुए देखते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है, मेरा काम तो सिर्फ पढ़ने का है, मैं पढ़ लूंगा, मुझे तो थोड़ा और ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी और ही मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा। पेरेंट्स जब आगे आके आपको इतनी ज्यादा जगहों पे सपोर्ट करते हैं, जब आप हर जगह देखते हो कि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है आपकी तैयारी में, तो आपका काम तो सिर्फ कर्म करने का रहता है, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज देने का, बाकी हर चीज आपके हिसाब से करने का, ये सारा ड्यूटी पेरेंट्स अपने सर पे उठा लेते हैं, और फिर वो उसी हिसाब से आपको फिर मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, कई बार डांटेंगे भी, और इसी तरह से फिर तैयारी करवा देते हैं पूरी। तो जैसे कि लॉ का पेपर होता है ना, तो लॉ वाले पेपर में तो सब लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सिविल लॉ भी आता है, तो भी सिविल लॉ सबको बनता है, क्रिमिनल लॉ होता है वो सबको बन जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग और लोकल लॉज, ये 3 चीजों में सबको थोड़ा डर तो लगता है। तो इस डर से कैसे ओवरकम किया, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम लॉ? तो जैसे मैम ने कहा, लॉ सबको आता है, एवरेज एवरेज लॉ सबको आता है। जो आपको लिस्ट में नाम दिलाएगा, वो दिलाएगा लोकल लॉस प्लस पेपर 2 एंड 4। और स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे उसका रेलेवेंस पता ही नहीं था। पेपर 2 हाँ चलो देख लेंगे, पर अगर पेपर 2 और 4 नहीं किया ना, नो मैटर आप लॉ में कितने भी अच्छे हो, आपका नहीं बनेगा। क्योंकि और एक और बात वहीं रिवर्स में, अगर पेपर 2 और 4 में अच्छा कर लिया, ट्रांसलेशन में थोड़ी पकड़ बना ली, और इसमें ज्यादा करना भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। और हर एक एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी है, जुडिशरी क्लियर करना, इट्स ऑल अबाउट अ बिट ऑफ स्ट्रैटेजी। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक राइट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट थ्रू दिस एग्जाम वेरी क्विकली इफ यू फाउंड द राइट स्ट्रैटेजी। तो पेपर 2 और पेपर 4 का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है, और वो आगे मैं बताऊंगी मैं, इफ यू गेट थ्रू दैट। और कुछ कुछ बुक्स हैं, जैसे अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूँ, जो एक मेरे को बस यही लगता है कि पेपर 2 के लिए कोई ना एक अच्छी बुक है नहीं, आई डोंट थिंक सो मार्केट में कोई अवेलेबल है। हाँ। आपको खुद का एक ग्लोसरी बनाना पड़ेगा, प्लीज बनाओ। हर दिन ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करो, अगर डिग्लॉट है आपके पास,
उसके जो मेन है, जैसे अगर प्रियम्बल है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, और सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल, और बेसिकली ना प्रियम्बल तो आप रट लो, क्योंकि ये जो प्रियम्बल आप रटोगे ना, ये शायद आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मोर ओवर ये वर्ड्स आप बहुत जगह ट्रांसलेशन में आएंगे ही आएंगे, तो ये तो, और अपन को ना ट्रांसलेशन बहुत, स्पेशली इंग्लिश मीडियम या जितने भी उनको बहुत टफ लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ज्यादा नहीं, 5 सेंटेंस कर लो, 5 तो कर सकते हैं, 5 नहीं 3 कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। हर दिन से 3 सेंटेंस करो, मैं बता रही हूँ 50 डेज में you'll become a pro। 50-60 डेज में आप कुछ नहीं तो डर खत्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसा है कि अब 20 मार्क्स का कर दिया, पहले 15 का आता था, मतलब 40 मार्क्स हैं। 40 में से अप्रोक्सीमेटली अगर इफ यू आर बिगिन 30, 28-30, यू आर इन द वेरी सेफ स्पॉट, और ये बहुत स्कोरिंग है। पेपर 2 में इस तरीके से आप कर सकते हो। समराइजेशन इज इजी, ऐसे कट्स अगेन अ स्ट्रैटेजी, बट या एंड जजमेंट का तो या जजमेंट इज आल्सो अबाउट कि जितना भी लॉ आपने पढ़ा है अब अप्लाई भी तो करोगे ना, सो दैट्स एप्लीकेशन बेस्ड। ये भी, एंड ऑल ऑफ द पीपल्स आर इंटर रिलेटेड। और एक चीज जानो कि वो जानना क्या चाह रहे हैं, वो आपका स्किल जानना चाह रहे हैं। वंस यू बिकम अ जज, क्या करोगे आप, डू यू हैव द स्किल्स जल्दी जल्दी डिसीजन करने का, डू यू हैव द स्किल्स सब पेपर पूरा मैनेज करने का, पूरा पेपर उसी पे बेस्ड है। एग्जैक्टली आजकल जो अभी प्रीवियस मतलब अब जो पैटर्न चेंज होने लगा उसमें तो ये देखने को आ रहा है कि छोटे छोटे मतलब कम मार्क्स में भी इतना ज्यादा डिटेल वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर में, कि आप 4 नंबर में कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे। लेकिन टेस्ट वही है कि छोटा टॉपिक दिया, मार्क्स ज्यादा बढ़ा दिए, तो तुम पेजेस तो तुम भर के आ जाओगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन इतनी है कि तुम पन्ने तो भर दोगे। लेकिन अगर बड़ा टॉपिक दिया और उसे कम में शब्दों में लिखना है, तो फिर क्या लिखोगे, क्या छोड़ोगे, ये स्किल भी आनी चाहिए। और आई थिंक ये जजमेंट लिखने में भी बहुत काम आती है। जब आप फाइनली जज बन जाओगे तब आपका मेन काम ही यही होगा कि आपको यही तो करना है कि इतनी बड़ी बात कर दी, विटनेस ने आके 50 चीजें बता दी, अब उन 50 चीजों में आप कितनी चीजें लिखोगे, आप कितनी चीजों को मार्शलिंग में लोगे, कितनी चीजों को अप्रिशिएट करोगे, किस चीज को आप एविडेंस मानोगे, किसको नहीं मानोगे। तो ये सारा स्किल तो उसी चीज का है जो आपकी एंड गोल है, उसकी की तैयारी करवा रहा है ये सारा पेपर आपको। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इनफैक्ट चाहे इंटरव्यू हो। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? ओह इंटरव्यू कहते हैं ना, एनीथिंग अंडर द सन पूछ लेते हैं, मेरे साथ तो वही हुआ। मेरे से सिविल का कोई कुछ भी नहीं पूछा, क्रिमिनल से भी तो ऐसा होता है कि जैसे ही मैं घुसी सबसे पहले तो जैसे लेडीज के लिए मैं बता दूं, योर ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग रियली नीड्स टू बी प्रॉपर, क्योंकि वहाँ एक फीमेल जज भी आई थिंक पता नहीं शायद बैठेंगे अगली बार या नहीं, पर मेरे टाइम बैठी थी एंड वो प्रॉपर सब चेक कर रही थी कि द वे ऑफ वॉकिंग एंड सिटिंग। और आई थिंक मेल जजेस जो होंगे वो वॉइस का भी देखेंगे, आपका डिमीनर ऐसा होना चाहिए कि आप माने आप, और अभी मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि आप माने कि आप जज हैं, अफर्मेशंस दो, आप खुद को मैनिफेस्ट करो कि हाँ मैं हूँ जज, ठीक है ना, और उस तरीके से पढ़ो। तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, आई डिड इट। आप खुद से मानोगे ना, you'll attract it and you'll become also। तो जहाँ तक इंटरव्यू की बात रही मैम, आई सैट देयर, सबसे पहले उन्होंने मेरा डिटेल्स देखा, कॉलेज के बारे में पूछा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि आप देख लो, अगर इफ यू आर फ्रॉम व्हिचएवर इंस्टीट्यूट, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन दे आस्क्ड मी, फिर उन्होंने एलएलएम पूछा, तो सिंस बोथ वर फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी तो अब उनका वही डायरेक्शन चला गया। वो कह रही थी अच्छा इफ यू आर फ्रॉम नालसा हैदराबाद, तुम्हारा कॉलेज डिफरेंट कैसे बाकी कॉलेज से, ये तो आप प्रिपेयर नहीं करके जाते ये कैसे प्रिपेयर करेंगे। पर वही बात है ना, इफ दे लाइक योर आंसर तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस आगे बढ़ ही जाता है। और ऐसे ही होगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और आपका ट्रू सेंस है, उनको ब्लफ बिल्कुल नहीं करना, वो एक ट्रू पर्सनैलिटी ना बाहर निकाल लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि जज इतना प्रेस्टिजियस पोजीशन है, आप इतने लोगों की लाइफ थोड़े या कुछ वे में चेंज कर ही सकते हो। सो वो सब कुछ देख लेंगे। एंड मेरा ये दूसरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी एनरिचिंग। आई एम टेलिंग यू, High Court judges, if you'll see somewhere now, or for that matter any judges, they have a charisma, they have a shine in it। मतलब होती है यार, मैंने देखी है, they were sitting there and they were shining, और हम लोग ऐसे कैदी की तरह बैठे थे, बोलना नहीं चाहिए, but we were like हमने कुछ क्राइम किया हुआ है ऐसे ऐसे करके। एंड क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बुलेट्स हो रहे हैं, कुछ एक बोलो तो बोलने नहीं दे रहे, वहीं रुकने दे रहे हैं। सो दे वांट टू सी यू, ये हम्बलनेस है, कहीं हमारी बातें तो नहीं काट रही, क्योंकि यंगस्टर्स की वैसे भी हम लोग को पेशेंस कम होता है, वो यही देखना चाह रहे हैं ये सब चीजें। तो इट वाज वेरी एनरिचिंग। आई होप सबको मिले ये मौका। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे थे, मतलब किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इंटरव्यू में? मुझसे क्रिमिनल बेस्ड ही ज्यादा पूछे थे, मुझसे रेप के बारे में पूछा था, रेप केसेस के बारे में। स्टार्टिंग में मैम ने पूछ लिया कि अगर तुम जज बन गई हो,
अब बताओ तुम्हारे सामने कन्विक्ट है, ठीक है, कन्विक्ट क्या, एक पर्सन एक्यूज पर्सन है और उसने रेप किया है, तुम्हें पता भी है और वहाँ पे विक्टिम भी है, क्या करोगी? दे दोगी डेथ सेंटेंसिंग? डेथ सेंटेंस ही दे दो सीधे, तो दोगी या नहीं दोगी? तो मैंने कहा कि मैम नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। देन सर स्टार्टेड शाउटिंग व्हाट नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस मैडम? तो देन आई सेड कि मैम हो सकता है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में हो, शायद जो एक्यूज है वो माइनर हो, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो दे वर काइंड ऑफ पुशिंग मी कि व्हाई आर यू नॉट गिविंग योर डेथ सेंटेंसिंग, यू हैव टू जस्टिफाई इट। तो ऐसा मेरा चला। फिर एक क्वेश्चन मेरा एविडेंस पे भी हुआ था, जहाँ पे ये बोला गया था कि एक फादर है और वो गुम गए, मतलब ही इज लॉस्ट, तो वो 9 साल से मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? तो फिर अब प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर वो नहीं मिल रहे इतने टाइम से, तो अज्यूम कर लेंगे कि वो डेथ हो गए। फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ, ऐसा हुआ। मैं करंट अफेयर से मैम उन्होंने मुझसे ये पूछा कि डू यू नो अर्नब गोस्वामी? यस। या आउट ऑफ नोवेयर एकदम से पूछ लिया। फिर उन्होंने बोला कि व्हाई इज ही सो फेमस फॉर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। फिर उसका सेडिशन का कुछ केस हुआ था, व्हिच आई वाज नॉट श्योर अबाउट। वो विनोद दुआ के बारे में पूछा। सो मैम मुझे ये इंटरव्यू से ये पता चला है कि वो आपकी नॉलेज बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो बस ये चेक कर रहे हैं कि किस टाइप पे, किस सिचुएशन पे कैसे आंसर करती है, और जब जज बन के बैठोगे तो कर पाओगे कि नहीं। सही बात है। ये वाली चीज तो आप लोगों ने आई थिंक जितने भी हमारे टॉपर स्टॉप हुए उन सभी चीजों में कॉमन पाई होगी कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट होकर आया है वो ये नहीं कहेगा आपको कि अरे तुम रट लो, तुम इंटरव्यू निकाल लोगे, तुम एक बार करके तो देखो, तुम सारी चीजें वहां पे फराटे से बोल देना और इंटरव्यू निकाल लोगे। वो कोई स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुका है वो ये नहीं कहेगा। हाँ, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते वो जरूर इस तरह के मिथ फैलाते हैं कि अच्छा मैं तो रट नहीं पाता ना इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं तो पढ़ नहीं पाता ना, मैं इतना ज्यादा रट नहीं पाता इसीलिए रह गया मेरा, वरना तो मेरा हो जाता। लेकिन ये वाली जो चीज है कि रैंडमली कुछ भी पूछ लेना, आप लॉ की तरफ ध्यान दे रहे हो, आपका ब्रेन उस तरफ चलना शुरू हुआ और एकदम से जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम से करंट अफेयर पूछ लिया, करंट अफेयर में भी टॉपिक चेंज कर दिया, ये पूछ लिया वो पूछ लिया। तो क्या इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि इतने जल्दी जल्दी आप स्विच कर पा रहे हो चीजों को, ये सोच रहे हो फिर ये सोच रहे हो, क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? आई थिंक ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है और इसी में ना फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं आना चाहिए। जब यहाँ से फ्रस्ट्रेशन आता है ना और आप चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हो कि अरे यार आप बोलने तो दो, बात तो करने दो, आप बोलोगे नहीं भी तो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो चेंज होते हैं ना, जो माइन्यूट चेंजेस आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में कि अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब आप ही बोल लो, ये वाली जो चीजें है ना, यही सारी चीजें आपका इंटरव्यू खराब करती है। आपने कितने सवाल गलत किए उस नंबर पे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो क्योंकि सभी गलत करते हैं। आई डोंट थिंक किसी भी पर्सन का सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे कि मैं तो सब जवाब देकर आई हूँ, सब मैं कुछ नहीं छोड़कर आई हूँ। आई डोंट थिंक किसी के साथ भी रहा होगा। और इंटरव्यू के पहले भी डराते भी तो कितना है लोग, वहीं पर जो लोग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कौन सी बार दे रही हो, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, हाँ, कितना चल, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, अंदर तो ये पूछ रहे हैं, अंदर तो वो पूछ रहे हैं, अंदर तो उत्तराखंड पे सवाल पूछ रहे हैं, तो उत्तराखंड पे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? पूछा था, नर्मदा पे भी पूछा था पर ये कि बाहर आके वो बताने वाला ना और डरा देता है, और तुमसे वो पूछेंगे ही नहीं। दे वेरी स्मार्ट, वो आपसे अलग अलग ही क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें भी पता है कि हम किस टाइप के, जाके सब बाहर बोल देंगे। हमसे वो 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है। सही बात है, उनका तो काम ही जज करना है। उनके सामने रोज 50 तरह के लोग आते हैं, उन्हें उन 50 तरह के लोगों को देख के समझना पड़ता है कि कौन पर्सन ने क्या किया है और कौन पर्सन निर्दोष है और क्या है। तो उनका तो जजमेंट का पावर ही इतना ज्यादा है कि वहां पे बैठे हुए हर व्यक्ति को वो जज कर पाते हैं। एंड इसीलिए हर व्यक्ति का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अलग होता है। कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू तो बहुत आराम से हुआ मेरा, मुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उनको लगा नहीं कि आपको वहां पे ग्रिल करने की जरूरत है। कई लोग जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझसे तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया, और इतने क्या सवाल पूछ लिए, और ये क्या पूछ लिया, और वो क्या पूछ लिया। तब शायद उन्हें लगा हो इस चीज की जरूरत है कि आपका ये वाला टेस्ट भी करके देख ले। पर इंटरव्यू फन तो होता है, मजा तो आता है, एनरिचिंग इतना होता है बहुत। मतलब हाई कोर्ट के जजेस कभी आपसे बात करेंगे? अपन नॉर्मल इंसान कभी नहीं करेंगे, पर इंटरव्यू में आपको टाइम मिलता है, वो आपको जाने आप उनको। हाँ, और ये आई थिंक ये तो कितना बड़ा प्रिविलेज है, कितना बड़ा ऑनर है टू सिट इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद देम। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, अब क्या कर रहे हो आजकल? अभी मेरा LLM कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी भी मैं उसी में लगी हुई हूँ, बट होपिंग कि जल्दी से कंप्लीट हो तो थोड़ा बहुत
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, क्योंकि काफी टाइम से ऐसा लगता है कि किया ही नहीं है, बैठ के बातें ही नहीं करी है, तो वो करना है। और अभी आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अभी आगे क्या है, और इतनी सारी चीजें हो रही हैं। जुडिशरी गोल्ड में यू गेव अस एन इंटरव्यू, है ना, मॉक इंटरव्यू। आप लोगों को पता ही है कि जुडिशरी गोल्ड में मॉक इंटरव्यूज की हम तैयारी करवाते हैं और हर स्टेट की ही करवाते हैं। तो एमपी का जैसे ही मेंस क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, वैसे ही वी कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर एमपी, ऐसे ही हर स्टेट के ही वी कंडक्ट। सो हम लोगों ने एमपी का ही मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें प्राची भी आई थी, एंड वहां पे देख के मुझे इतना ऐसा लगता है ना कि कब से जानती हूँ मैं, जब कॉलेज में थे तब मिले थे, और उसके बाद अब, और एकदम से कि प्राची का इंटरव्यू मुझे लेना है, अच्छा। और फिर देखते से पता है मैं आपकी सीनियर हूँ। वो खुशी कि अरे मेरे देश से आया है कोई, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो हाउ वाज योर मॉक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हियर एट जीजी? एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, मेरा पोस्चर बहुत गंदा था जब मैंने इंटरव्यू दिया था। आई वाज सिटिंग इन अ वेरी वेरी बैड पोस्चर, मतलब एकदम लथार्जिक होके मैं बैठ रही थी। तो मैम ने मुझे आई थिंक एंड में मॉक में बोला था, you are giving an interview of becoming a judge, so you have to sit properly, spine एकदम straight होना चाहिए and all of that, and I did मतलब make it a point कि मैं रखूं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे फ्लैट ही रहती थी, but I was like नहीं अच्छे से करना है। ये हुआ था। ऊपर से मैम ने मुझे एक ट्रिक बताई थी जो मुझे बहुत सही लगी थी। बेसिकली आपके बारे में जो भी चीजें, जैसे आपका नेम का मतलब क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके कॉलेज में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, एनीथिंग। मैम सेड मेक इट अ लिस्ट। क्या होता है, हमें चीजें बहुत पता होती हैं और हमें लगता है नहीं हमें सब आता है, पर जब बोलने जाओ ना तो हम बोल नहीं पाते। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ बेटर एंड हाउ इन अ गुड वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स टू द जज। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, नाइदर दे आर इंटरेस्टेड, कुछ नहीं पता है उन्हें, ठीक है। तो वही है कि इसीलिए तो मेक इट अ लिस्ट। मैम ने मुझे पॉइंट बताई थी कि जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें लग रहे हैं ना फ्रॉम लॉ और फ्रॉम योर पर्सनल, मेक इट अ लिस्ट और सबको दे दो। अपने घर में कोई भी, जैसे मम्मा है तो मम्मा को बोलो कि थोड़े क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो थोड़े, तो आई डिड मेक इट अ पॉइंट, आई डू दैट। उससे हुआ ये कि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ और पता है आपको सेकंड टाइम ये चीज करने का मौका वहां पे नहीं मिलता कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर दे दिया और फिर आपको कि इसका मैं बेहतर आंसर दे सकती हूँ। ये वाला मौका आपको फाइनल इंटरव्यू में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला मौका आपको आपके घर वाले जरूर दे सकते हैं कि ठीक है कल ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये तो तुमने बहुत ही बेकार आंसर दिया था बेटा, आज इसको फिर से देके देखो। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये प्रैक्टिस ही आपको आपके अंदर एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस और वो कामनेस लेकर आ पाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव फॉर प्राची? फील फ्री, पूछो। हाँ, सवाल पूछो, क्वेश्चंस पूछोगे तो शायद तुम्हारे क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी उस पॉइंट पे क्लैरिटी मिलेगी। गुड इवनिंग मैम। मैम आप करिश्मा की बात करी थी, आई थिंक वी ऑल कैन फील इट, आपके प्रेजेंस से पूरा ऑरा ही बदल गया है, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि यू आर टारगेटिंग एमपी एज योर प्रायोरिटी स्टेट, क्या उसके अलावा भी आपने किसी स्टेट की तैयारी की, और कौन से स्टेट्स थे जो आपने टारगेट किए अदर दैन एमपी? मेरा था कि जो सिलेबस है मध्य प्रदेश का, उससे अगर आसपास कोई भी ऐसा स्टेट है जो मैं कवर कर पाऊँ। आई वाज वेरी क्लियर विद वन थिंग कि मुझे सारे स्टेट नहीं देना कि हरियाणा का है तो वहाँ से ले जाऊँ, राजस्थान का है यहाँ। इससे पता है क्या होता है कि आप कहीं के भी नहीं रहते, कहीं भी आप नहीं होते, यहाँ प्रीलिम्स आ रहे तो मेंस का नहीं हो पाया, प्रीलिम्स हो भी किया तो कहीं और का प्रीलिम्स देना है। तो इट्स वेरी श्योर कि मुझे छत्तीसगढ़ में फोकस करना है, राजस्थान में फोकस करना है, एंड मोर होम स्टेट मध्य प्रदेश वाज माय प्राइम फोकस। तो ये तीन ही स्टेट होने चाहिए। थैंक यू मैम। 3 स्टेट भी इसने कहा है, लेकिन एग्जाम कितने के लिए पूछना? मैंने एग्जाम सिर्फ मध्य प्रदेश का दिया है। हाँ, आई डिड फिल द फॉर्म एंड पर ये था कि करना यही है, एंड आई डोंट वांट टू डिविएट माय सेल्फ। मुझे और वो आप एग्जाम के अगर इतनी डिटर्मिनेशन कर पढ़ोगे ना, ये फील कि ये स्टेट है यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, तो डोंट डाइवर्ट योर माइंड। जब हरियाणा का है वहाँ चले जाओ, यहाँ हमारे पास लैंग्वेज स्टेट्स में नहीं जा सकते, वरना बच्चे वहाँ पे चले जाएंगे। तो प्लीज डोंट डू दैट, स्टिक टू 2 to 3 स्टेट्स, सिलेबस थोड़े सिमिलर हैं। होगा क्या, उन्हीं सबको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अच्छा फील करते हैं। तो देयर वाज दिस वन शिपुज, आई नो ही वाज आल्सो माय जूनियर एंड मैम, उसके साथ ये डिस्कशन। तो
वैकेंसी आती है. सो शी ग्रेजुएटेड इन 2018 और 2018 में पहली बार एग्जाम दिया था. 19 फेज 1 वाज हर फर्स्ट एग्जाम. इंटरव्यू तक पहुंच गई, उसके बाद आ गया कोविड और 2 साल तक एग्जाम भी ना है, कोई एग्जाम नहीं है. और उसके बाद जैसे ही कोविड थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ, एक के बाद एक वैकेंसीज आई जा रही है, एक के बाद एक वैकेंसीज आई जा रही है. तब जो कंफ्यूजन रहा होगा टू सेलेक्ट कि नहीं भाई 50 वैकेंसी आ जाएगी तो मैं हर जगह थोड़ी जाऊंगी. आई नीड टू फोकस. आई थिंक वो डिटर्मिनेशन भी आप में होना जरूरी है, और वो डिटर्मिनेशन ना आपके खुद के हार्डवर्क से ही आता है. अगर आपने एक स्टेट की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको उस स्टेट के लिए आप कॉन्फिडेंट रहोगे. आपको पता है कि ये वाला स्टेट आएगा और इसकी तैयारी मुझे करनी, क्योंकि मुझे तो इसी स्टेट में निकालना है. तो बहुत ज्यादा अगेन कि इधर उधर हाथ पैर नहीं मारो, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा आप ही के लिए टू कोप अप. एनी अदर क्वेश्चन? मैम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे. कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और उसके साथ एग्जाम निकाला है. कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो LLM कर लिए हैं और उसके बाद में एग्जाम निकाल रहे हैं. और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पूरा डेडिकेटेडली केवल जुडिशरी के लिए प्रिपेयर किया है. तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि नाउ यू आर अ जज, आपको क्या लगता है व्हाट इज द राइट अप्रोच कि ग्रेजुएशन के बाद क्या 1-2 साल इंसान को इस एम के लिए देने चाहिए डेडिकेटेडली, या आपको लगता है कि बैकअप भी साथ में बनाते चलना चाहिए, बीट LLM या जॉब? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? आई लर्न फ्रॉम माय ट्रायल एंड एरर्स से मैं सीखी हूं कैसे क्या करना है. ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ जुडिशरी पे फोकस करूं. आई ग्रेजुएटेड इन 2018, अभी चल रहा है 2023. नाउ आई बिकेम अ जज. मतलब जो 4-4.5 साल का जो पीरियड है मेरा, और पता है ये जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है ना, इट्स अ वेरी विशियस साइकिल. प्रीलिम्स मींस नहीं हुआ वापस से प्रीलिम्स, प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू नहीं हुआ वापस से प्रीलिम्स. दैट हैपेंस. आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबॉडी टू कीप अ प्लान बी. और वो कुछ भी हो सकता है. इफ यू वांट टू गो फॉर टीचिंग, LLM कर लो, है ना. और जुडिशरी जो पढ़ाई मांग रहा है वो कंसिस्टेंटली मांग रहा है. वो 18-16 घंटे नहीं मांग रहा है. वो आपसे मांग रहा है डेली या 4 घंटे पढ़ लो. दिस इज डूएबल, राइट? एवरीडे 4 आवर्स कर सकते हो. और इतना टाइम आपको मिलता है ना, अगर आप जुडिशरी के लिए फोकस है ना, आई थिंक प्लान भी होना बहुत जरूरी है. आई तो गो फॉर LLM. एडवोकेसी भी कर सकते हो. इट्स नॉट दैट हेक्टिक मैम. एडवोकेसी में भी इट्स अप टू यू कि आपको कितना देना है. बट आई थिंक प्लीज एक प्लान भी होना चाहिए. या आई थिंक इट होना चाहिए. बट लिसन अगेन, देन इफ यू आर सो डिटरमाइंड कि मुझे ये ही करना है, देन इट रियली डजंट मैटर. डोंट लिसन टू एनीबॉडी. लिसन टू योर हार्ट. Listen what the heart is saying. If you know it, you'll become a judge. You will become a judge. मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है. I बिलीव इन इट. I'm gonna tell you nothing. It's very funny. It's only Tina. I used to imagine that I'm wearing a white sari, which is red, and walking by the corridor of the court. Everybody is like greeting and everything happening. I'm going to my court, and that's a dream. I'm not dream. It was a reality. I'm manifesting it. Trust me, manifest. और affirmation से बहुत करते हैं. और affirmation पता है कहाँ होता है? इस प्रोसेस में ना नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे. मुझे मिले थे. एंड इसी से आप ग्रो करते हो, आप इसी से मैच्योर बनते हो. तो आपको बहुत मिलेगी. बट यू हैव टू कीप देम अवे. प्लीज कीप देम अवे. अगर बनना है ना जज, जितने भी नेगेटिव लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि आप बहुत टफ है, उनसे भी दूर रहो. डोंट लेट एनीथिंग गोज इनटू योर हेड. हम जान ही मत दो आपके दिमाग में. आपको करना है ना. हाँ, क्योंकि पता है तुम्हारी कैपेबिलिटीज तो तुम्हें ही पता है ना. वो कोई दूसरा पर्सन आके थोड़ी तुम्हें बताएगा. मेरे बोलने से तुम थोड़ी रुक जाओगे जज बनने से, या फिर किसी के बोलने से थोड़ी तुम रुक जाओगे. तुम्हें पता है कि तुम किस कैपेबिलिटी, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज है. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जज बनोगे, तुम बनोगे. तुम पक्का बनोगे. सिचुएशन शायद साथ ना दे, लेकिन जज अगर बनना है तो फिर तो बनना ही है. फिर ऑप्शन भी है ही नहीं. फिर तो प्लान भी है ही, फिर तो करना ही है. फिर तो चाहे इस साल लगे नहीं तो अगले साल लगेगा, लेकिन बनेंगे तो बनना तो है. मैं बहुत मुझे सुना है कि 1 साल है मेरे पास, 1 साल में मुझे तो करना है, नहीं तो ऐसे डिसाइड whether you want to go for judiciary or not. It's a long battle. ये मत सोचो कि 1 साल हुआ तो ठीक, नहीं तो प्लान जरूर रखो. बट आप इसे डिसाइड करिए कि यार करना है. व्हाट इज द रियल पर्पस बिहाइंड. और ये जो सब बोलते हैं ना, वो आप 3-4 साल में अच्छा काम आएगा. जैसे ये मेरा मोटिवेशन है, ये वाली चीज ना, ये जो डिमोटिवेशन आता रहता है ना, ये आता रहेगा. क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है. प्री का नोटिफिकेशन आता है, उसके 2 महीने बाद प्री होता है. प्री होता है, उसके 3 महीने बाद मेंस होता है. फिर उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू होता है, और फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आता है. तो ऐसे करके ना बहुत ज्यादा लंबा फेज है.
कह रहे कि अरे तू पागल है क्या, कब से जुडिशरी की तैयारी कर रहा है भाई, साल भर हो गया, देख कितने लोगों को, कितने कितने आगे पहुंच गए, वो लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एंड कई बार इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, आई थिंक उस पॉइंट पे ना आपको सिर्फ वही लोग गाइड कर पाते हैं ठीक से। आपके परिवार वाले आपको कभी नहीं कहेंगे कि बेटा बस हो गया, कितना पढ़ोगे, बस जाओ खेलने जाओ, जाओ जाओ सो जाओ जाके, बहुत पढ़ लिया। आई डोंट थिंक फैमिली कभी ऐसा बोलेगी, या फिर फैमिली कभी ये बोलेगी कि अरे पूरा साल भर पढ़ लिया तुमने जुडिशरी का, अब रहने दो। फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट ही करेगी और मोटिवेट ही करेगी। एंड इसीलिए उस पॉइंट पे जब आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो ना, तब सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनो जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि ये मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, which is your family ultimately, which is your teachers and which is your best of friends, जो कि आपको इस विशियस साइकिल से निकालेंगे। क्योंकि एक बार मेंटालिटी में आ जाता है ना कि यार अब मैं थक गया, अब नहीं हो रहा मुझसे, अब मुझे करना ही नहीं है, तो फिर आई थिंक फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप मेंटली ही छोड़ चुके हो उस चीज को, फिर आप बस पढ़ रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, लेकिन फिर आप जज बनने के लिए तैयारी नहीं कर रहे। एनी अदर क्वेश्चन? Hi, first of all, congratulations. My question is that you graduated in 2018, but you're pursuing LLM right now. So, like, what prompted you to go for LLM this year, particularly? And also, how difficult was it to juggle NLU में LLM with judiciary का prep? I did give LLM exam. I did get through NLIU Bhopal. But since my priority was judiciary, करना judiciary था, so I skipped that. कि करना यही है. Now what happened? COVID happened. So again, there was no other option. And मेरे साथ ये है कि if I ever want to go for a degree, I just don't want to go for it for the sake of it. कि कर लेते हैं, online कर लो, distance कर लो, कोई point नहीं है उस चीज का. And plus, if you're paying so much, at least you should learn something. और जो see, I think the reason you guys are coming here for an offline batch, क्योंकि offline की बात अलग होती है ना, ऑनलाइन भी कर ही सकते हैं, बट वो होता है। तो मेरे साथ ये था। एंड द रीजन ये होता है कि जैसे मैंने प्लान बी बोला था, सिंस आई डिड नॉट डू माय एलएलएम इन 2019, आई मेड इट अ पॉइंट कि अब मेरे पास प्लान बी होना चाहिए। जुडिशरी इज वेरी अनसर्टेन, यू आर डिटरमाइंड, फेयर इनफ, सब बच्चे होते हैं, जो भी भर रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं, सब होते हैं। लेकिन यही है ना, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है ना कि मैं इसीलिए बोलती हूँ। और अब क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा ना, प्लान बी विल गेट डिप्रेस्ड, एंजाइटी होने लगेगा। और हम इस एज में ना, इस एज में आपको ऐसा लगता है कि नाउ व्हाट, कुछ फॉल बैक करने के लिए है नहीं। एंड आई न्यू, और तब भी मैंने एलएलएम इसलिए किया, एडवोकेसी क्यों नहीं किया, बिकॉज आई न्यू माय इंटरेस्ट। इफ नॉट दिस, आई वुड हैव प्रोबेबली गॉन फॉर अ टीचिंग जॉब और वुड हैव प्रोबेबली बिकम। तो मैंने सोचा कि नेवरदलेस, नेवर टू लेट, कर लेते हैं। और वही है कि मैं जहाँ एलएलएम में जा रही थी, आई थिंक मेरे साथ के 3-4 बच्चे ही थे, बाकी सारे मुझसे छोटे छोटे ही थे। विच वाज अनदर वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि 5 साल के गैप में आप देखते हो कि जनरेशन कितनी चेंज हुई है। so much of learning, so much of learning। और जो पढ़ाई की बात है ना, don't think कि अभी करना सही है, तभी करना सही है। if you love learning, if you like reading it ना, कभी भी घुस जाओ। और किसी का भी मत देखो कि मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरी एज जा रही है, कुछ भी मत देखो। और इस लाइफ में ना, आप मैटर करते हो, आपके पेरेंट्स मैटर करते हो, और कोई भी मैटर नहीं करता है, कोई भी नहीं। किसी को आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2-4 बार बुरा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, वो भी भूल जाएंगे, आपको तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में बातें रह जाएंगी। तो ना होने दो। और अपने आप, जो मैंने करी थी, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, किसी से नहीं, चाहे फर्स्ट रैंकर से, चाहे जो क्लियर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। सबकी जर्नी बहुत अलग है, और किसी भी दो की सेम हो ही नहीं सकती। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। ट्रू, मतलब आप कंपेयर कर भी लोगे तो भी उससे होगा क्या? हाउ इज इट हेल्पिंग? इट डज नॉट हेल्प। आप अपने से कम वालों से कंपेयर करके खुश हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपने से ज्यादा वालों से कंपेयर करके दुखी हो जाओगे, एंजाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन में आ जाओगे। तो कुछ फायदा तो है ही नहीं, चाहे किसी से भी कंपैरिजन कर लो अपना। बस अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे जितने मार्क्स आज आ रहे हैं, कल वाले टेस्ट में उससे ज्यादा आए। ये गलतियां जो तुमने इस टेस्ट में कर दी है, वो गलतियां तुम दूसरे टेस्ट में नहीं करो। बस आप अपनी गलतियों से खुद को ही इंप्रूव करते रख सकते हो, और तुम्हारा स्केल ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए।
बाकी लोगों का स्किल कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, पहले वो तो अच्छा पढ़ता था अब तो अच्छा नहीं पढ़ता, पहले तो इसके इतने नंबर आते थे अब तो नहीं आते, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी लाइफ में जो जिसके वो चल रहा है, तो उससे कंपेयर मत करो क्योंकि वो तो अपना देख लेगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसके बाद तो वो वापस कर ही लेगा तैयारी एंड ही विल बी बैक ऑन ट्रैक। पर तुम्हारी तैयारी जो उसकी वजह से लैप्स हो गई कि अरे उसका भी तो नहीं हो रहा अभी, तो कोई नहीं, मैं भी थोड़ा अब चिल कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, उससे तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए कंपैरिजन का तो कोई मतलब ही नहीं है इस पॉइंट पे तो जुडिशरी की तैयारी में। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? थैंक यू सो मच।